प्यारे बच्चों, आप में से बहुत ने गुलिवर व हातम ताई या अलिफ लैला की रोमांचक रहस्य व रोमांच से भरी कहानियाँ अवश्य सुनी होगी। आज मैं आपको एक ऐसे साहसी व रोमांच से भरी कहानी सुनाऊंगा जिसमें लेखक गॉर्डन कुक अपने परिवार के साथ समुद्री यात्रा करता है, जिसे हम व्योज का नाम देते हैं। मैदानी इलाके में की गई यात्रा को हम जनरली जर्नी के नाम से जानते हैं। लेखक समुद्र की यात्रा के द्वारा दुनिया का पूरा चक्कर काटना चाहता था। हालांकि यह कार्य इतना आसान नहीं था। वह अपने परिवार को पीछे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम मैरी, तथा पुत्री सयू और एक उसका पुत्र था जॉन, जिसकी आयु 7 वर्ष की थी, इन सभी को उसने अपने साथ यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। लेखक इंग्लैंड देश का निवासी था। समुद्री यात्रा पर जाने से पहले उसने यात्रा की सभी तैयारियां की थी। सबसे पहले तो उसने यात्रा का जो रूट मैप था वो तैयार किया। यह वही मार्ग था जो 200 वर्ष पहले एक समुद्री नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने अपनाया था कि जहाँ जहाँ से वह गया था, लेखक को उसी रास्ते को अपनाना था। लगभग 16 वर्षों से लेखक व उसकी पत्नी यात्रा के बारे में सोचा करते थे। वे समुद्री नाविकों के द्वारा की गई अन्य यात्राओं का भी अध्ययन करते थे। वह उन यात्राओं के दौरान आने वाली समस्याओं का भी बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे। सबसे पहले उसने एक बहुत बड़ी नाव बनाने की योजना बनाई और फिर जो नाव तकरीबन 23 मीटर लंबी थी, जिसका वजन 30 टन या 300 क्विंटल के आसपास था, उसको बनाने में उसे कम से कम 3 वर्ष लगे। और फिर उसने इसका नाम जो है वेव वाकर रखा, समुद्र में चलने वाला जहाज। इसको बनाने में, जैसा कि अभी बताया, कि 3 वर्षों से भी अधिक समय लगा। तूफ़ानी मौसम में समुद्र में कई बार इसको का परीक्षण किया गया कि इसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी। जो परीक्षण में यह वेव आकर बड़ा सही उतरा। आखिरकार वह दिन आ ही गया और वह दिन था जुलाई 1976, जिस दिन उसे यात्रा का शुभारंभ करना था। यात्रा का सफ़र 2,55,000 किलोमीटर का था। पहला पड़ाव 1,05,000 किलोमीटर पार करने का था तथा दूसरा पड़ाव 2,50,000 का था। उसके पश्चात हिंद महासागर से आगे का सफ़र 1,50,000 किलोमीटर का था। यह सफ़र लगभग 3 वर्ष में पूरा करना था। लेखक, उसके परिवार ने 3 वर्षों का राशन व अन्य जरूरी सामान बड़ी नाव में रख दिया था। जिस तरह से सभी समुद्री यात्राओं में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी लेखक व उसके परिवार में यात्रा का बड़ा उत्साह था। आखिरकार वह दिन जुलाई 1976 आ गया, जिस दिन उसे यात्रा का शुभारंभ करना था। यात्रा का सफ़र 2,55,000 किलोमीटर का था। पहला पड़ाव 1,05,000 किलोमीटर पार करने का था। पड़ाव का स्थान केप टाउन था। उसके पश्चात हिंद महासागर से आगे का सफ़र 1,50,000 तकरीब या 1.5 लाख किलोमीटर का था। यह सफ़र लगभग 3 वर्षों में पूरा करना था। नाव में सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सभी में समुद्री यात्रा पर जाने का बड़ा उत्साह था। इंग्लैंड की बंदरगाह, फेमस बंदरगाह पोर्ट प्लेमाउथ से यात्रा का शुभारंभ किया गया। 1,05,000 किलोमीटर का यात्रा बड़ी आनंदपूर्वक पूरी हो गई।
यानी उसमें कोई भी टेम्पेस्ट, जिसे हम समुद्री तूफान कहते थे, वो नहीं आया। किसी खराब मौसम का सामना उन्होंने नहीं करना पड़ा। कुछ दिनों के आराम के बाद, मतलब केप टाउन में कुछ दिनों के आराम के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया। लेखक ने यात्रा के दूसरे भाग की तैयारी की। उसे अच्छी तरह से पता था कि आगे की यात्रा, जो हिंद महासागर से आगे की यात्रा थी, वो मुसीबतों से भरी पड़ी है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेम्पेस्ट, समुद्री तूफान आते हैं। इसलिए उसने 2 नाविकों को अपने साथ किराए पे हायर किया, जिनमें से एक का नाम लैरी था और दूसरा यह अमेरिकी नाविक था, और दूसरा सीजलर था जो स्विट्जरलैंड का नाविक था। दोनों समुद्री तूफानों का सामना करने के बड़े अनुभवी थे। एक्चुअली दे वर वेरी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड सेलर्स। वे दोनों 2 दिनों तक केप टाउन में से बिना किसी समस्या के आगे बढ़ते चले गए। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन समुद्री लहरें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती थी। 25 दिसंबर को वे केप टाउन से आगे 3500 किलोमीटर वो आगे तय कर चुके थे। उनके पास नाव में एक क्रिसमस ट्री था, और उस दिन उन्होंने जो है नव वर्ष, क्रिसमस डे, बड़े आनंदपूर्वक उत्सव, जो क्रिश्चियंस का होता है, वह उत्सव मनाया। उन्होंने यह भी आशा थी कि मौसम जल्दी ही बदल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बैड लक उनका था और यह मौसम और भी खराब हो गया। 7 दिनों के बाद 2 जनवरी को मौसम और भी ज़्यादा बिगड़ गया। समुद्र में तेज़ हवाओं के साथ बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठने लगी। जहाज़ बड़ी लहरों के कारण कभी आगे से तो कभी पीछे से हिचकोले खाने लगा। जहाज़ की गति कम कर दी गई। प्रत्येक रस्सों को कसकर बांध दिया गया। सभी जीवन रक्षक नौकाओं को भी तैयार किया गया कि उस जहाज़ में जो है कुछ जीवन रक्षक नौकाएं थी कि समय आने पर जो है उन नौकाओं को लेकर जो है बचा जा सकता है, इसलिए उनको जीवन रक्षक नौकाएं जो है वो कहते थे। विरोधी वाटरप्रूफ जो है ड्रेसेस, सब ने वाटरप्रूफ ड्रेसेस पहन ली थी कि हो सकता है कि पानी में जंप करने की नौबत आ जाए। बड़ी तेज़ हवा थी, चलने लगी, लेकिन आकाश काले बादलों से पूरा का पूरा ढक गया था। काले बादलों के बहुत बड़े बड़े जस्ट लाइक ए माउंटेन वो नज़र आ रहे थे, जिसे लेखक व नाविक काले ब्लैक माउंटेन्स के नाम से उनको बोल रहे थे। वह वास्तव में एक बहुत बड़ी, वो देखकर ये बड़े हैरान हुए, जिनको वो काले बादलों के पहाड़ कहते थे, वो वास्तव में दे वर नॉट ब्लैक क्लाउड्स, एक्चुअली दे वर वेरी जाइगेंटिक ह्यूज वेव्स, सी वेव्स, जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। और फिर देखिए कि नाव जो है उनकी किस तरह से तूफान में फंस गई। बिजली की तेज़ चमक, बादलों में तेज़ गड़गड़ाहट वो सुन रहे थे। इसको सुनकर सभी घबरा गए। नाव में जैसे ही वो लहर टकराई, जिससे नाव का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा, और उसने लेखक की नाव को एक खिलौने की तरह हिला दिया। उसका, लेखक का सिर, स्टीयरिंग जो उसका नाव का था, उसके साथ जो है बुरी तरह से जोर से टकराया। वह नाव के बाहर जाकर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी व बच्चे जोर जोर से रोने लगे। लेखक को लगा कि वह लहरों के साथ साथ पानी में डूब रहा है, क्योंकि चोट लगने से उसे धीरे धीरे बेहोशी भी आ रही थी। ही वॉज फीलिंग अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। लैरी और सेजलर, जो 2 नाविक किराए पे लिए गए थे, उन्होंने जहाज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी मौत नज़दीक ही है, क्योंकि वह धीरे धीरे पानी में
डूब रहा था। फिर भी वह चिल्ला रहा था और वह बीच बीच में कह रहा था अपने बच्चों को सांत्वना देने के लिए कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लेखक ने पत्नी से ऊपर, पानी से ऊपर जो है सिर उठाया और आवाज़ लगाई, अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक जो है दूसरी लहर जहाज़ से टकरा चुकी थी। जहाज़ पानी में हॉरिजेंटली जो है वो खड़ा हो गया और उसके हॉरिजेंटली खड़ा होने के साथ साथ उसमें बहुत सारा जो सामान था वो समुद्र में नीचे बह गया। लेखक की बाईं ओर से कई, और लेखक ने महसूस किया कि उसकी बाईं ओर की कई फसलियां जो है वो टूट गई हैं। उसके कई दांत भी टूट चुके थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने फिर से जहाज़ का स्टीयरिंग संभाला और पानी जहाज़ के हर हिस्से में भर चुका था। उसकी पत्नी चिल्लाई, वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं। लेखक ने जहाज़ का स्टीयरिंग मैरी अपनी पत्नी को दिया और जहाज़ के पानी निकालने में लैरी और सेजल की मदद करने लगा। हालांकि सिचुएशन ये थी कि जैसे एक लहर के टकराने से जहाज़ हॉरिजेंटल हो गया था, लेकिन तभी जो है दूसरी लहर के टकराने से वह फिर से सीधा हो गया और तभी लेखक जो है लेखक ने उसमें जहाज़ में जो है चढ़ने का प्रयास किया और इस प्रयास में वह सफल भी रहा। लेखक फिर तैरकर बच्चों के कैबिन में गया, उनसे पूछा कि बच्चों, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने जो कहा कि हाँ पापा, हम ठीक हैं। लेकिन सयू, जो उसकी बेटी थी, उसके सर से खून बह रहा था, उसकी आंखें सूज गई थी चोट के कारण और बिजली के से चलने वाला जो जनरेटर था वह भी सर्किट के कारण वो ख़राब हो गया था, जिससे जो पानी का पंप चलाता था वो भी ख़राब हो गया। और किस्मत ये उनकी ठीक थी कि एक दूसरा एक्स्ट्रा पंप जो है उसमें जहाज़ में यानी नाव में रखा था। किस्मत से जहाज़ में उस पंप से जो है वो पानी को निकाला गया और लेकिन जितना पानी वो जहाज़ से निकालते थे उससे कहीं ज़्यादा पानी जहाज़ के फट्टे टूटने की वजह से नीचे से उसमें भर जाता था। वे सब मिलकर सारी रात जो है नाव से पानी निकालते रहे, लेकिन जैसे बताया था कि नीचे से टूटने की वजह से, लकड़ी के तख्ते टूटने की वजह से जितना पानी वो निकालते थे उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा पानी जो है उसके अंदर आ रहा था। जीवन रक्षक, जिसको हम SOS बोलते हैं, सेव आवर सोयल। जहाज़ यदि समुद्र में किसी जहाज़ को कोई मुसीबत हो या वो डूब रहा हो, किसी की सहायता लेना चाहता है, तो वो एक पिस्टल होता है जिससे वो धुआं करते हुए ऊपर छोड़ता है और कोई यदि दूसरा जहाज़ उसको देख लेता है तो वो उसको बचाव के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेखक व उसके जो दूसरे सेलर्स थे, लैरी, उन्होंने भी ऐसा किया। SOS के मैसेज जो है वो भेजे गए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी उनके इस मैसेज को नहीं देखा और कोई भी अन्य जहाज़ उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। अब वो हिंद महासागर में बिल्कुल अकेले थे, बस भरोसा था या सहारा था तो भगवान का ही था। उनकी बेटी का सिर चोट की वजह से काफ़ी सूज चुका था, उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। जब लेखक ने पूछा कि तुमने अपनी चोटों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तो सू ने कहा कि उस समय मैं अपनी चोटों के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं सभी के बारे में ये सोच रही थी कि यदि मैंने अपनी चोट के बारे में बताया कि पापा और भी ज़्यादा दुखी होंगे। हमें अपने आप को इस समस्या का सामना करने के काबिल बनाना है। तब उन्होंने फिर से, लेखक ने नक्शा उठाया और उस नक्शे में उन्होंने एक टापू जो उसमें मेंशन किया हुआ था कि उस टापू पर जाकर उनको कोई राहत मिल सकती है। 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो गया था, क्योंकि लेखक व नाविक ने
जहाज़ के जो फट्टे टूटे हुए थे उनकी रिपेयर कर दी, और वो पानी जो नीचे से पेंदे से ऊपर जहाज़ में बह रहा था, आ रहा था, वो रुक गया। अब वो उनको जहाज़ में थोड़ी शांति थी, लेकिन यह शांति जो है अल्पकालीन थी। क्यों थी अल्पकालीन? क्योंकि दूसरी एक लहर फिर से उनको दिखाई देने लगी। हालांकि समुद्र जो है थोड़ा शांत दिखाई दे रहा था। जहाज़ के कई हिस्से, ऊपर के कई हिस्से टूट चुके थे, जिनको तुरंत ठीक भी करना था, तथा वे सभी बारी बारी अब आराम करते थे। कोई सो जाता था, कोई जागता था। लेखक ने भीगे हुए नक्शे को उठाया और काफ़ी देर तक उसे निहारता रहा। उसे पता था कि यहाँ से काफ़ी दूर एक टापू है। यदि वो टापू हमें मिल जाए तो हम वहाँ अपना ठहराव कर सकते हैं, यात्रा को थोड़े दिन के लिए हम वहाँ रह सकते हैं। उसने गणना की कि तकरीबन 100-150 किलोमीटर की दूरी पर 2 टापू हैं। उनमें से एक एम्स्टर्डम था। वहाँ पहुँचने के लिए हवा का रुकना ज़रूरी था, क्योंकि हवा से मस्तूल जो जहाज़ के होते हैं वो हवा की मदद के कारण ही जो है वो चलते हैं। लगभग 2 दिन बाद सभी ने कुछ न कुछ भोजन किया, और वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यह हम मरने से नहीं डरते, यह जो टाइटल है इसका चैप्टर का, ये जॉन उसका बेटा था, उसने कहा कि मैंने हवा के रुख को पहचान लिया है, हवा तूफ़ानी हो गई है। फिर से सभी के मन में एक घबराहट थी, जैसे बताया गया था कि दूसरी लहर जो है वो दिखाई देती थी। 5 जनवरी को सुबह बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग मौसम फिर से भयानक हो गया। लेखक बच्चों के कैबिन में गया और उनसे उनका हाल चाल पूछा और उनको सांत्वना दी। जॉन बेटे ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? पापा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने पहले हिम्मत से, बहुत मुसीबत से हमने पहले तूफ़ान का सामना किया है, अब भी हम जो दूसरे तूफ़ान का सामना भी करेंगे, हम मरने से नहीं डरते। यह जॉन ने अपने डैडी को कहा कि यदि हम सब एक हैं तो हम मरने से नहीं डरते। आप, मम्मी, स्यू और मैं, लेखक सभी हंसकर वापस चला गया। उसने जहाज़ के ठीक हिस्से को तेज़ पवनों व लहरों के सामना करने के लिए मजबूत कर दिया। उस शाम लेखक व उसकी पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। पानी फिर से अंदर आने लगा। दोनों ने अनुभव किया कि अब शायद बचना मुश्किल है, मौत बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो दूसरी लहर आई थी वह बड़ी तेज़ थी। वह झटके के साथ जो है पानी अंदर फिर से आना शुरू हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज़ तूफ़ान का सामना करने के लिए जैसे बिल्कुल तैयार था। लेखक ने गणना की कि केप टाउन से वो 1.5 लाख किलोमीटर दूर थे। वे 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे थे। सयू भी दर्द से कहरा रही थी। दोपहर के 2 बज चुके थे। लेखक जहाज़ के डेक पर गया। लैरी ने जहाज़ को 185 डिग्री पर घुमा दिया। उसने कहा कि हम लगभग 5 बजे तक उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। जॉन खुशी से चिल्लाते हुए वहां पहुंचा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूं? और यह बात उसकी बेटी सुई ने भी कही। ऐसा क्यों? पापा ने कहा कि ऐसी क्या खुशी की बात है? सुई ने कहा, क्योंकि आप एक अच्छे पापा और एक अच्छे नाविक हैं। क्योंकि वह द्वीप जो है जिसको हम ढूंढ रहे थे वो देखो सामने दिखाई दे रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? उसके पापा ने पूछा। और दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ हाँ पापा, ये है, बिल्कुल ठीक है। और एम्स्टर्डम द्वीप अब बिल्कुल स्पष्ट सभी को नज़र आ रहा था। थोड़ी देर बाद सभी द्वीप पर पहुंच गए। टापू पर पेड़ पौधे नहीं थे, क्योंकि वह एक ज्वालामुखी जब फटा होगा कभी वहाँ, वह ज्वालामुखी ठंडा था, उसी से वह द्वीप बना था। और
वहाँ उस द्वीप पर केवल 28 लोग जो आदिवासी होंगे वहाँ के इनहेबिटेंट वो रहते थे। उन्होंने लेखक व उसके परिवार का बड़ा स्वागत किया और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो यात्रा थी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जो है रास्ता समुद्री खतरनाक था, उन्होंने अपनी यात्रा यहीं पर स्थगित कर दी और वो इस द्वीप पर रहने के बाद फिर वो वापस अपने चले गए। इसमें इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं चैप्टर में वो आपने जो है नोट करने हैं, क्योंकि चैप्टर का मतलब कहानी तो होता ही है, लेकिन इंग्लिश इन्हेंस वोकैबुलरी इन्हेंस करने के लिए ये वर्ड्स आपको याद करने होंगे। जैसे वुडन, हॉलवुड है वुडन लकड़ी का बना हुआ जहाज। इनकाउंटर है, इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। इनकाउंटर का दो मतलब होता है, जैसे पुलिस और बदमाश के बीच में गोली चलती है, इसको भी हम इनकाउंटर कहते हैं। एक वर्ड्स है गेल्स, ये बार बार आता है। गेल्स तेज हवा को, समुद्र में जो तेज हवा चलती है उसको हम गेल्स कहते हैं। जाइगेंटिक, विशालकाय, जिसे ह्यूज हम कहते हैं, बहुत बड़ा, ह्यूज माउंटेन ऐसे। ओमनियस, ओमनिस होता है बैड ओमन, अशुभ, जिसको अनैरमस, अनैरमस भी बहुत बड़े उसके लिए ये यूज़ किया गया है वर्ड्स। कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता है जैसे सिंकिंग होता है, डूबना या डूब रही। नेक्स्ट जो है वो है रैंच्ड, रैंच्ड होता है मुड़ टूट जाना, जैसे जहाज हॉरिजॉन्टल होकर वहाँ से काफ़ी जगह से टूट गया था। सर्वाइव्ड होता है किसी मुसीबत से बाहर निकलना, संकट को से लांघ देना, संकट से बच जाना, सर्वाइव्ड बचना। हॉस्ट होता है लहराना, जैसे हम नेशनल फ्लैग का हॉस्ट करते हैं, हॉस्ट। डेट्रियोरेट, डेट्रियो होता है ज़्यादा खराब हो जाना, डेट्रियोरेट द हेल्थ, और ज़्यादा बिगड़ जाना, बुरा हो जाना। नेक्स्ट है प्लैंक्स, तख्ते होते हैं, पार्ट्स, वुडन पार्ट्स वो। कैरिक्रेचर्स, कैरिक्रेचर होते हैं, हालांकि कैरिक्रेचर होते हैं विरूप चित्र होते हैं जिनके बनाए हुए, जैसे अखबारों में कैरिक्रेचर बनाने वाले होते हैं जिसमें वो पता तो लग जाता है कौन व्यक्ति है, उसका कभी नाक बड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, टांगें पतली होती हैं, ये सारे जो है कैरिक्रेचर्स इनको हम बोलते हैं। कन्विक्शंस होता है दृढ़ विश्वास। ऑफ शेयर, ऑफ शोर होता है तट से दूर चले जाना, समुद्र से परे। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होता है किसी जगह के निवासी। क्रूशियल, क्रूशियल होते हैं जो नाजुक। Now some important questions of these chapters. There are three main essay type questions. What preparations did the writer and how his wife for their round of the world views, कि लेखक और उसकी पत्नी किस तरह से जो है वो समुद्री पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो यात्रा का काटना चाहते हैं, इसमें वो सभी लिखेंगे आप। उन्होंने किस तरह से इसकी तैयारी की, किस तरह से उस जहाज़ को वे वाकुर को बनाया और पूरे 3 साल का जो है वो सारा उसमें राशन रखा, और कितनी उनको यात्रा करनी थी, तकरीबन 2,50,000 किलोमीटर की वो पूरी यात्रा थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द राइटर इन द स्टॉर्म, और जैसे तूफ़ान आया तो वो कैसे, जैसे उसके सिर जो है वो स्टीयरिंग पे लग गया तो उसको चोट लग गई थी, और चोट के कारण जो है वो झटके के साथ जो है पानी में समुद्र में गिर गया था और काफ़ी देर जो है संघर्ष करता रहा डूबने से बचने के लिए, और फिर उसमें आया। किस तरह से उन्होंने जो है टूटे हुए जहाज़ को जिसमें पानी अंदर चला गया था, जनरेटर चलाकर जो है पंप से उन्होंने पानी निकाला और उस जहाज़ को फिर से जो है वो रिपेयर किया, और लेरी और जो दूसरा नाविक था उन्होंने कैसे जो है लेखक की सहायता की। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द सच हर्जडस एक्सपीरियंसेस, कि इस सारे चैप्टर से जो है आप जो है क्या सीखते हैं। इसमें यही बताया जाएगा कि जिस तरह से किसी चीज़ का हम उत्साह है, डर से आगे जीत कहते हैं, उसी तरह से जो है लेखक, उसका परिवार जिस उत्साह उनमें था यात्रा पर जाने का, समुद्री यात्रा पर, और लेकिन इसके साथ साथ जो है मनुष्य को मुसीबत का सामना करने का भी साहस होना चाहिए। लेखक व उसके बच्चों ने पूरे समुद्री तूफ़ान का मुकाबला किया और 3 वर्षों तक जो है वो समुद्री यात्रा वो करते रहे, और
किस प्रकार से जो है उन्होंने अपने आप को बचाया, ये इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे। धन्यवाद।